सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की क्लास है और चैप्टर चल रहा है अपने साझेदारी का सामान्य परिचय। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है और कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। आज इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी दो समायोजन है उन समायोजन की बात कर लेते हैं और जो इसका सैद्धांतिक हिस्सा है इस चैप्टर का वो पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, सैद्धांतिक हिस्से में दो चीजें बची है। सबसे पहले बचा हुआ बंद हुई साझेदारी खातों में समायोजन। कभी कभी क्या होता है कि साझेदार है वो वर्ष भर में अपना काम कर लेते हैं, लाभ हानि खाता बना लेते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते बना लेते हैं और साझेदारी खाते हैं उनको बंद कर देते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ समायोजन पता चलते हैं, उसके बाद कुछ समायोजन पता चलते हैं कि समायोजन करना भूल गए, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, आहरण पर ब्याज वसूल करना भूल गए, अतिरिक्त लाभों का कोई प्रावधान करना था वो भूल गए। तो इस तरह से कुछ समायोजन करना भूल जाते हैं। तो या कोई और अन्य प्रकार की कोई अशुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के समायोजन या अशुद्धियों का सुधार करने के लिए वो क्या करते हैं, दो विधियां रखते हैं। कितनी विधियां? दो। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा समायोजन। दो तरीके से वो समायोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बीच में बता देता हूं, प्रश्न में आपको बहुत रेयर चांस है कि वो आपको क्लियर कुछ कहे। आपको प्रश्न की भाषा से समझना है कि वो कौन सी विधि का कह रहे हैं। अगर प्रश्न में इतना ही कहा गया, अशुद्धियां दे दी, कह गया कि समायोजन प्रविष्टि, एक वचन में बोल रहा है समायोजन प्रविष्टि द्वारा समायोजन करो, तब तो अपने को पहला मेथड लगाना है। अगर प्रश्न में वो कह रहा है कि लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर अशुद्धियों का सुधार करो या समायोजन करो, तो अपने को दूसरी विधि काम में लेनी है। बात आ गई समझ में? लाभ हानि समायोजन खाता, जब हमें P&L एप्रोप्रिएशन की बात की थी उस समय मैंने आपको 3 लाभ हानि खाते बताए थे। सामान्य लाभ हानि खाता P&L अकाउंट, दूसरा बताया था लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा था लाभ हानि समायोजन खाता P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहली विधि एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। जब एकल प्रविष्टि में द्वारा समायोजन कर रहे हैं तो अपने को एक विश्लेषण तालिका बनानी होती है। उस विश्लेषण तालिका को एनालिसिस टेबल बनाकर, या ये कहें कि एक स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, एक विवरण बनाना होता है। उस विवरण में सारी अशुद्धियों का सुधार करते हुए हम समायोजन करेंगे तो प्रविष्टि स्वतः अपने को मिल जाएगी। वो विवरण कैसा होता है, फॉर्मेट बना रहा हूं। सामान्य तौर पर उस जो विश्लेषण तालिका या फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए DR CR, पार्टनर बी DR CR और फर्म DR CR, इस तरह का फॉर्मेट बना रहेगा। ठीक है, जो जो अशुद्धियां हुई है उनको सुधार करते हुए, अगर पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, हमें पता है कि पूंजी पर ब्याज है वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, CR होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के CR में डाल दिया और फर्म के किधर डाल दिया, DR में। ठीक है, इसके बाद आहरण पर ब्याज है पार्टनर्स के लिए DR होता है, तो आहरण पर ब्याज है वो पार्टनर के DR में डाल दिया और फर्म के किधर डाल दिया, CR में। इस तरह से जो अशुद्धियां हुई है उन अशुद्धियों को DR CR करते हुए समायोजन करेंगे। समायोजन करने के बाद फाइनल एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? फाइनल एडजस्टमेंट। और फाइनल एडजस्टमेंट में हमें ये तालिका बता देती है कि किस साझेदार को DR करना है, किस साझेदार को CR करना है। तो इस तरह से विश्लेषण तालिका बनाएंगे तो एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन होता है। अगले वीडियो में हम इनके आंकिक प्रश्न करेंगे, क्योंकि जो सैद्धांतिक हिस्सा है मैंने पहले बताया इतना सा बचा है, तो आज इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो लाभ हानि समायोजन खाता। तो प्रश्न में क्या कहेगा, या तो साफ साफ कह देगा कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, या वो कहेगा समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। क्या कहेगा? समायोजन प्रविष्टियां करने के लिए कहेगा। तो समायोजन प्रविष्टियां करने के लिए आपको कहा जाए तब आपको ये करना है। सुधार की प्रविष्टियां क्या क्या है? सामान्य सुधार की प्रविष्टियां, पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, सामान्य तौर पर इसमें किसी भी प्रकार का जो पूंजी पर ब्याज का नाम यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया है वो बंद हो चुकी है, इनके खाते अब अगले वित्तीय वर्ष में खुलेंगे, इस वित्तीय वर्ष में नहीं। इसलिए हम समायोजन कैसे करेंगे? P&L एडजस्टमेंट के नाम से। तो पूंजी पर ब्याज अगर लगाना भूल गए तो उसके समायोजन की प्रविष्टि ये करेंगे।
ऋण पर ब्याज लगाना भूल गए तो उसकी प्रविष्टि हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू P&L एडजस्टमेंट के अकाउंट से। उसके बाद अतिरिक्त लाभ हेतु, अब अतिरिक्त लाभ हमने पढ़ा था आपके पारिश्रमिक हो गया, रेम्युनरेशन जिसको बोलते हैं, बोनस, कमीशन, सैलरी, इस टाइप का कोई अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है तो उस अतिरिक्त लाभ के लिए हम प्रविष्टि करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपने देखा होगा पीछे हम एंट्रियां क्या कर रहे थे, अतिरिक्त लाभ के लिए पहले अतिरिक्त लाभ लगाने के लिए एंट्री कर रहे थे, तो हम एंट्री कर रहे थे पार्टनर्स बोनस, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, वहां पर ये नाम ले रहे थे। तो अब उसकी जगह अपने को क्या नाम लिखना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वही प्रविष्टियां हैं, बस उन नामों की जगह आपको क्या लेना है, P&L एडजस्टमेंट लेना है। समायोजन करने के बाद अगर लाभ यानी समायोजन खाता लाभ बता रहा है तब अपने को एंट्री क्या करनी है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर इसके विपरीत हानि बता रहा है, क्या बता रहा है, हानि, तो ये विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। हानि होने पर कैसी प्रविष्टि हो जाएगी, विपरीत, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डीआर टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, बंद हुई साझेदारी बहियों में जब समायोजन करने बैठेंगे तो काफी हद तक लगभग चांसेस ये है कि आपको हानि की ही प्रविष्टियां करनी पड़ेगी। किसकी प्रविष्टि, हानि की, ठीक है, क्योंकि लाभ तो हम बांट चुके हैं, अब इनका समायोजन करेंगे तो लाभ कम ही होगा अपना, तो उस स्थिति में क्या होगा, हानि की ही प्रविष्टि होगी। बहुत कोई रेयर चांस हो जाए कि कहीं लाभ दर्शा दिया जाए बाकी लाभ आपको नहीं मिलेगा, हानि की प्रविष्टि होगी। तो अगर लाभ हानि समायोजन खाते में हानि हो रही है तो विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डीआर टू P&L एडजस्टमेंट एंट्री से करेंगे। तो इस तरह से बंद हुई साझेदारी खाता बहियों में हम समायोजन कर सकते हैं, एकल प्रविष्टि द्वारा और लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा, ठीक है। एकल प्रविष्टि में अपने को विश्लेषण तालिका बना के अशुद्धियों का सुधार करना है, प्रविष्टि स्वतः ही अपने को मिल जाएगी इसे तालिका से। और अगर लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा पूछा गया है तो अपने को जनरल प्रविष्टियां करके और उनसे लाभ हानि का पता करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ बंद साझेदारी बहियों से समायोजन। अब अंतिम बिंदु है इसी टॉपिक का, साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सप्लेन कर देता हूं, इनके सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हल होंगे, ठीक है। कहीं भी इनका अलग से कोई थ्योरी में या सैद्धांतिक तौर पर कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ एंट्रियां वगैरह कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी क्या है, P&L एडजस्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, वही इनका समायोजन होता है। पहला है फर्म द्वारा गारंटी। अब फर्म द्वारा गारंटी क्या होता है, सपोज एक फर्म चल रही है, बेहतर फर्म चल रही है, ठीक है। अब जब हमने पार्टनरशिप की आवश्यकता, साझेदारी की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से साझेदारी की आवश्यकता होती है, जैसे पूंजी की कमी है, बौद्धिक कौशल है, प्रबंधन कौशल है, इन सब के बारे में। अब मान लो फर्म चल रही है और कोई फर्म को कुछ भी कारण हो सकता है, अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बौद्धिक कौशल है या प्रबंधन क्षमता है, तो फर्म क्या करती है, उस सामने वाले व्यक्ति को साझेदार बनाती है, साझेदारी ऑफर करती है, ठीक है, साझेदारी का प्रस्ताव देती है। साझेदारी के प्रस्ताव में वो कहते हैं कि आप सालाना कितना कमा रहे हो, वो कोई भी अमाउंट बताता है कि मैं इतना कमाता हूं सालाना। तो फर्म के जो साझेदार होते हैं वो उसको कहते हैं कि आप हमारे साथ आओ, आप हमारे साथ आओ, हमारी फर्म से जुड़ो, आपको सालाना इतने लाभ की गारंटी देते हैं, यानी वो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा की। तो वो गारंटी किसकी होगी, फर्म की गारंटी। अब अगर मान लो परिस्थिति ऐसी बनती है, वर्ष भर काम किया और परिस्थिति ऐसी बनती है कि उसको जो गारंटी दी गई थी उस गारंटी से कम उसको लाभ का हिस्सा मिला, कैसा मिला, कम। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो लाभ फर्म को कुल हुआ है उसमें से पहले जिस साझेदार को गारंटी मिली थी उसको उसका पूरा लाभ देंगे। अगर गारंटी से ज्यादा अमाउंट उसको मिल रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी से कम अमाउंट मिल रही है तो पहले पूरा जो नया साझेदार था जिसको गारंटी मिली थी उसको पूरी अमाउंट देंगे लाभ की, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट है वो बाकी बचे साझेदारों में बंट जाएगा, ठीक है। दूसरी है साझेदार द्वारा गारंटी। अब ये क्या है, सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों पार्टनर साझेदार फर्म में। अब वाई की नजर में एक ऐसा बंदा है जो फर्म के लिए लाभदायक है, किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक रूप में या इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक तौर पर, दोनों किसी भी प्रकार से। अब वाई उसे फर्म में लाना चाहता है, वाई उसे फर्म में लाना चाहता है, जबकि एक्स है वो थोड़ा सा एग्री नहीं होता कि यार मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो वाई है, तीसरा जो व्यक्ति है वो जेड है, वाई जेड से कांटेक्ट करता है और कहता है कि आप हमारी फर्म में साझेदार बन जाओ, मैं आपको, यहां ध्यान देना, यहां कौन कह रहा है, वाई कह रहा है कि मैं आपको
इतने लाभ की गारंटी दे रहा हूं। गारंटी फर्म नहीं दे रही है, फर्म होती तो एक्स और वाई दोनों देते हैं, जिसे पीछे पॉइंट में पढ़ा था। यहां गारंटी कौन दे रहा है? वाई दे रहा है, और ये जेड है वो फर्म में आ जाता है। वर्ष भर काम होता है, वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। जेड का हिस्सा गारंटी के अमाउंट से कम आता है, जेड का हिस्सा गारंटी के अमाउंट से क्या आता है? कम आता है। तो ऐसी स्थिति में जेड की जो गारंटी से कम अमाउंट है वो किसके हिस्से से? वाई को जो लाभ मिलेगा उसमें से माइनस कर दी जाएगी। वाई को जो लाभ मिलेगा ना, तो उसकी गारंटी के अमाउंट जेड के हिस्से में जोड़ दी जाएगी, इसके कम कर दी। मान लो जेड को दिया 50,000 लाभ की गारंटी। जेड को कितने की गारंटी थी? 50,000 की। अब जब लाभ का बंटवारा हुआ तो जेड के हिस्से में आए 40,000। जेड के हिस्से में कितने हैं? 40,000। तो यहां कमी कितने की है? 10,000 की। तो ये 10,000 की कमी कौन पूर्ति करेगा? वाई करेगा। वाई के जो लाभ होंगे ना, उनमें से 10,000 कम हो जाएंगे और जेड के वो जुड़ जाएंगे 10,000। समझ में आ गई बात? एक्स के लाभों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स के लाभों पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसके पड़ेगा? वाई के। वाई अपने लाभों में से जेड को 10,000 और निकाल के देगा। समझ में आ गई? तो ये गारंटी किसकी हो गई? साझेदार द्वारा गारंटी। ठीक है। तीसरी गारंटी है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब इन दोनों कंडीशन में हमने देखा था कि फर्म का जो साझेदार है उसको किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे वो पार्टनर बनाना चाहते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि उस फर्म को किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत है, वो उसको गारंटी, जो बाहरी व्यक्ति है उसको फर्म की जरूरत है। वो आके कहता है फर्म को कि साझेदार द्वारा कि भाई मैं आपको इतना लाभ कमा के दूंगा। फर्म में आके कहता है कि भाई मैं अपने हिस्से का इतना लाभ कमा के दूंगा, उससे कम मेरे लाभ में से ले लेना। तो फर्म उसको साझेदार बना लेती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्म चल रही है, एग्जाम्पल से देख लो, आसान रह जाएगा। एक्स और वाई दोनों फर्म चला रहे, बढ़िया तरीके से फर्म चल रही है। जेड एक बाहरी व्यक्ति है, इनकी वो फर्म में शामिल होना चाहता है। एक्स और वाई की फर्म में जेड शामिल होना चाहता है। तो जब जेड इनको प्रस्ताव रखता है कि मैं आपको अपने हिस्से के 1 लाख रुपए कमा के दूंगा, लाभ के। कितने कमा के दूंगा? 1 लाख, यानी मेरा हिस्सा 1 लाख हो जाए। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए कमाएगा लाभ के रूप में, इसका मतलब काम करेगा। तो गारंटी कौन दे रहा है यहां पर? जेड दे रहा है फर्म को, एक्स वाई की फर्म को। तो ये बाहरी व्यक्ति गारंटी दे रहा है। अब ये इसको शामिल कर लेते हैं। वर्ष भर काम चला, वर्ष भर काम चलने के बाद रिजल्ट आया, जेड अपने हिस्से के 90,000 कमा के लाया। जेड अपने हिस्से के कितने कमा के लाया? 90,000। इसका मतलब उसने फर्म को जो गारंटी दी थी उसमें से 10,000 कम है। तो वो क्या करेगा? जब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जेड के जो 10,000 कम थे वो P&L एप्रोप्रिएशन के CR में डालेंगे। किधर डालेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के CR में। वो 10,000 जेड के पूंजी खाते के नाम से डालेंगे। और अब जो कुल लाभ होगा, फर्म का कमाया हुआ लाभ और जेड का लाभों में हिस्सा निकाला गया, ये कुल लाभ होगा, ये फिर सभी साझेदारों में उनके अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक इसके लाभों में से 10,000 रुपए हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये कौन सी गारंटी होगी? साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी ये साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा था। ठीक है। अब चौथी कंडीशन में क्या होता है? चौथी कंडीशन है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। अब एक्स वाई की फर्म थी, ठीक है, ये दोनों मिलकर जेड को फर्म में शामिल करना चाहते हैं। दोनों मिलकर किसको फर्म में शामिल करना चाहते हैं? जेड को। तो ये गारंटी किसको देंगे? जेड को। तो ये गारंटी हो गई फर्म की साझेदार को गारंटी। ये दोनों जो कंडीशन थी, ये तीनों मिलकर इसमें आ रही है। और एक बंदा था ए, ये खुद से फर्म में जुड़ना चाहता था, इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये इस फर्म से जुड़ना चाहता था। तो यहां गारंटी कौन देगा? ए देगा एक्स वाई की फर्म को। तो ये तीनों सिचुएशन एक कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में आ गई ना, तो वो होती है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। कोई नया नहीं है, यहां जो प्रावधान चलेंगे, यहां जो तरीका चलेगा वही तरीका यहां रहेगा। बात आ गई समझ में? तो ये केवल एक सैद्धांतिक हिस्सा था, ये इनके कोई अलग से कोई आपको छोटे छोटे जैसे एंट्रियां वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको बता दिया जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार फिर कह रहा हूं, ये जो चैप्टर था, पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय,
जिसमें सैद्धांतिक तौर पर या थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ये 2 टॉपिक बचे थे, दोनों टॉपिक आज पूरे हो गए। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वही बचते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 5-6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लघुत्रात्मक और आंकिक प्रश्न दोनों ही प्रकार के हैं, वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। होमवर्क में आपको ये उतारना है और आपका होमवर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।